गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। बल क्या होता है एवं गति के नियम क्या है और कितने प्रकार के गति के नियम हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बल जो है किस प्रकार से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार से हम बल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग एवं त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। तो कभी कभी क्या होता है कि गति के अंदर जो है एक रूपता होती है और कभी कभी नहीं होती है, बराबर। तो गति का कारण क्या है, एक रूप क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, वस्तु की जो चाल होती है यानी गति होती है वो क्यों बदलती रहती है, और गति का कोई कारण होता है या वो अपने आप प्रकट होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पे जानेंगे। तो सदियों से गति एवं उसके कारणों को वैज्ञानिक एवं दार्शनिकों ने उलझा रखा था और कई सारे वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कार्य किए और उन्होंने गति के नियमों एवं बल के उपयोगों के बारे में जानकारी दी। उनमें जो वैज्ञानिक थे वो थे गैलीलियो और उसके बाद आए थे आइजैक न्यूटन। उन्होंने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है या तो उसको फिर गति देना हो तो उसके लिए हमको उस पर बल का प्रभाव लगाना पड़ता है, या कोई वस्तु गतिशील वस्तु हो तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो सामान्य भाषा में इसके लिए हम शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। शारीरिक प्रयास का अर्थात है कि हम बल का उपयोग करते हैं। तो किसी भी चीज़ को गति में लाने के लिए हम जो है बल का 3 प्रकार से उपयोग करते हैं। वो 3 प्रकार में सर्वप्रथम हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को जो है हम खींचते हैं, धकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं। इन तीनों ही क्रियाओं में बल का प्रयोग होता है और इसी के कारण जो है वस्तु गति करती है। तो यहाँ पे जो क्रिया होगी, ये 3 क्रिया, खींचना, धकेलना या ठोकर लगाने की क्रिया, यह बल के ऊपर आधारित है, यानी कि इसमें हम बल का प्रयोग करते हैं। तो बल क्या है, वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। तो वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं या युक्तियां यहाँ पे चित्र 9.1 में आपको दर्शाई गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे चित्र बताया गया है कि एक लड़का जो है ट्रॉली को धकेल रहा है, यानी जिस दिशा में वो बल लगा रहा है उसी दिशा में जो ट्रॉली है वो गति कर रही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक दराज दिया गया है, तो दराज को जब खींचा जाता है तब वो दराज जो है वो गति करता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक हॉकी स्टिक और गेंद के बारे में बताया गया है कि हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं तो गेंद जो है वो गति करती है। तो ये सारे जो है बल के उपयोग इन्होंने बताए हैं। हम इस प्रकार से बल का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गति को तेज या धीमी करने के लिए किसी वस्तु की या उसकी गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। यह आप भी जानते हैं। तो अब ये चालू होगा, संतुलित एवं असंतुलित बल। बंद किया था मैंने। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, उसे बताने के लिए, संतुलित बल और असंतुलित बताने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम प्रयोग के बारे में जानेंगे कि क्या है प्रयोग यहाँ पे। तो यहाँ देखिए चित्र में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि एक लकड़ी के पिंड पर लगे दो बल लगाए गए हैं। एक बल है x और एक बल है y। तो यहाँ पे y बल है और x बल है। जब ये दोनों बल समान रूप से खींचे जाते हैं तो वस्तु में कोई भी गति होती नहीं है। लेकिन जब किसी एक का बल अधिक हो जाए और एक का बल कम हो जाए
तो वस्तु जो है अधिक बल की ओर गति करने लगता है, अर्थात कि इस दिशा में वो गति करेगा। इसका अर्थात क्या हुआ कि जब बल संतुलित रहेगा, यहाँ भी संतुलित, यहाँ समान बल, यहाँ भी समान बल, यानी संतुलित बल रहेगा। जब संतुलित बल रहेगा तो वस्तु ना तो इधर गति करेगा ना तो उधर करेगा, बराबर, एक ही जगह वो स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी एक बगल में बल अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, असंतुलित बल उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही असंतुलित बल उत्पन्न होगा वस्तु जो है इस दिशा में गति करने लगेगा। यहाँ पे देखिए एक और प्रयोग बताया गया है कि जो बच्चे हैं बक्से को धकेल रहे हैं, कहाँ पर, खुरदुरी सतह पर। ये जो बच्चे हैं बक्से को खुरदुरी सतह पर धकेल रहे हैं, तो खुरदुरी सतह पर जब बक्से को धकेला जाता है तो यहाँ से जो है बल की दिशा जा रही है और उसके विपरीत जो है घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो जैसे ही बल आगे की ओर धक्का मारता है तो घर्षण बल क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में धकेलता है। यानी क्या होता है, जो जितना बल हम लगा रहे हैं उसको जो है घर्षण बल उसे रोक देता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को अधिक बल लगाना पड़ता है। तो जब ये दोनों मिलकर के अधिक बल लगाते हैं, यहाँ देखिए डबल हो गया बल, तो जिसके कारण क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है और ये जो बक्सा है आगे की ओर गति करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बक्सा है वो नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है, और अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल जो है घर्षण बल से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसीलिए बक्सा जो है खिसकने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर अन्य एक उदाहरण दिया है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, तो साइकिल में जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल की गति धीमी हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल जो है गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल लगाना पड़ता है। यानी कि जब हम गति उत्पन्न करेंगे साइकिल में, यानी पैडल मारेंगे तो गति उत्पन्न होगी, और जिसके कारण क्या होगा, घर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा और असंतुलित बल उत्पन्न होगा, और जैसे ही असंतुलित बल उत्पन्न होगा और जो साइकिल है वो गति करने लगेगी। अर्थात इन सभी वस्तुओं का यह तात्पर्य निकलता है कि सतत गतिशील वस्तु को बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकता है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य बल तथा घर्षण बल असंतुलित होते रहे, तथा कोई वस्तु नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और इसी प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक जो है गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी, यानी कि जब संतुलित बल हट जाएगा तो वह वस्तु जो है उसी वेग से गतिमान रहेगी। अगला हम पढ़ेंगे नियम कहाँ गया, नियम कहाँ गया भाई, दूसरे बंदे ने बताया, अच्छा उधर बताया, गैलीलियो वाला इधर ही था ना। उन्होंने प्रयोग में बताया कि कांच की जो गोली है आनत तल यानी कि ढलान वाली सतह पर लुढ़कती है तो उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है, जो चित्र 9.4 में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए चित्र के अंदर जहाँ बताया गया है, यहाँ पे जो बताया गया है चित्र 9.4 उसकी जगह है चित्र 9.5। तो यहाँ पे देखिए चित्र 9.5 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो गोली है आनत तल से, यहाँ पे देखिए आनत तल पे ये यहाँ से नीचे की ओर जब जाती है तो नीचे की ओर जब जाती है तो इसमें और अधिक गति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वेग उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ से जब ये लुढ़कती है तो यहाँ लुढ़क के यहाँ ऊपर की सतह पर चढ़ जाती है, बराबर। अर्थात कि इसके वेग में जो है वृद्धि होती जाती है।
ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ चित्र 9.5b में बताया गया है कि कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका जो वेग है वह घटता जाता है। यहाँ देखिए चित्र में बताया गया है, चित्र बी के अंदर देखिए गोली की ऊपर की ओर गति, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो गति जो है वह धीमी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ए में बताया कि जब ये नीचे की ओर जाती है तो गति और तेज हो जाती है इसकी, ठीक है। चित्र 9.5c में बताया गया है कि दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है और गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली के बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है। और यदि दोनों के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी यहाँ देखिए चित्र 9.5c के अंदर बताया गया है कि गोली की जो कोण है उसको अगर शून्य कर दिया जाए तो वह उसी वेग से चलती रहेगी। अगर कोण में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो वेग थोड़ा सा घट जाएगा, और अगर एकदम कोण सीधा कर दिया जाए तो वेग जो है एकदम से घट जाएगा, अर्थात कि गोली जो है वह लुढ़कने के बाद रुक जाएगी, ठीक है। तो अर्थात क्या होता है कि घर्षण जो है वह गति को रोकता है। तो घर्षण को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो घर्षण को घटाने के लिए हमें चिकने सतह का या चिकनाई युक्त पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है। चिकने समतल का प्रयोग अथवा समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है घर्षण जो है वह कम हो जाता है। जैसे कि साइकिल कभी जाम हो जाती है तो उसके अंदर ऑयल या ग्रीस को लगाया जाता है ताकि क्या हो घर्षण कम हो जाए, ठीक है। इस आधार पे जो है न्यूटन ने बल के एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया और उन्होंने जो है 3 प्रकार के जो है नियम दिए। तो नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि गति का प्रथम नियम जो है इस प्रकार से है, तो यहाँ देखिए बताया गया है गति का प्रथम नियम क्या है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, वो कहता है कि वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो, अर्थात कि जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति करता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। अर्थात कि उस वस्तु का खुद का एक बल होता है जिसे कहते हैं हम जड़त्व। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जड़त्व के नियम के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने बताया कि किसी मोटर गाड़ी में जब हम यात्रा करते हैं तो क्या बताया है कि सीट के सापेक्ष में जब तक हम विराम अवस्था में रहते हैं तब तक मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, और जैसे ही ब्रेक का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है ब्रेक लगाने जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, और परंतु हमारा शरीर जो है जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। और क्या होता है कि अचानक जब ब्रेक लगता है तो अचानक ब्रेक लगने के कारण क्या होता है कि सीट के आगे के लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के कारण हम उससे बचने के लिए जो है हमको क्या कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए हमको सीट बेल्ट लगाने का उपयोग करने को कहा जाता है। यानी सीट बेल्ट क्या करता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमको आगे की ओर झटका लगता है, आगे की ओर गति करते हैं, तो उससे बचने के लिए आगे हम न बढ़े, टकराए नहीं, तो सीट बेल्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग करने को कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा उदाहरण बताया गया है कि जब हम किसी मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि झटका लगता है
और कभी कभी तो हम अचानक से गति में आ जाने पर हमारा पैर जो है मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है और जो हमारा पैर है वह अचानक से गति में आ जाता है, जिसके कारण जो है शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है और हम इस कारण जो है कभी कभी गिर भी सकते हैं। अन्य एक उदाहरण बताया गया है कि किसी मोटर कार में जब तीव्र गति के साथ वह किसी तीक्ष्ण मोड़ यानी एकदम से वो मोड़ लेता है गति के साथ, तो जब वो मुड़ती है तो हम एक और झुक जाते हैं। यानी हमने देखा होगा कि जब गाड़ी अचानक से गति के साथ मुड़ती है तो हम जो है एक बगल जो है झुक जाते हैं। यह भी किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के द्वारा इसे समझा जा सकता है। यानी कि हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है कि मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा जो है असंतुलित बल लगाया जाता है। तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट की एक ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों से क्या पता चलता है कि वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता। बराबर। तो निम्न गतिविधियों द्वारा उसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्या गतिविधियां यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कैरम बोर्ड है। तो कैरम बोर्ड में क्या होता है कि किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी, बराबर, तो किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेर के सबसे नीचे वाली गोटी को ढेरी से बाहर आती है। यानी कि जितनी तेजी से हम उसको मारेंगे तो ऊपर का जो गोटी है वो नहीं हिलेगा, केवल वो क्या करेगा, नीचे की गोटी को वहाँ से खिसका देगा। तो यहाँ देखिए, अगर ये स्ट्राइकर यहाँ जा कर के केवल नीचे टकराता है तो नीचे वाली गोटी खाली जो है आगे की ओर गति करती है। यानी बाकी का जो ऊपर वाला वस्तु है वो स्थिर रहता है, यानी उसका बल कैसा रहता है, संतुलित। केवल जो नीचे वाली एक गोटी होती है उसी के ऊपर खाली जो है असंतुलित बल लगता है। कौन सा बल लगता है? असंतुलित। ठीक है। अन्य एक उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण में क्या बताया गया है कि अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का जो है नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। अर्थात यहाँ पे करना क्या है, एक गिलास लेना है, गिलास में पानी भर देना है और ऊपर जो एक ताश का पत्ता रखना है। ताश के पत्ते का वजन बहुत हल्का होगा और उसके ऊपर हम एक भारी सिक्का रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे देखिए, आप चित्र में बताया गया है कि कार्ड को यानी जो ताश के पत्ते को हम जब बल लगाते हैं तो केवल ताश के पत्ते में जो है असंतुलित बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण क्या होता है, ताश का पत्ता आगे की ओर धकेला जाता है। यहाँ पे देखिए आगे और धकेला गया और जो सिक्का है वहीं स्थिर रहता है, जिसके कारण वो गिलास के अंदर जो है गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्के के पास कौन सा बल था, संतुलित बल, और जो यहाँ पे ताश का पत्ता था उसके पास कौन सा बल था, असंतुलित बल। बराबर। तो ये जो सारी गति के नियम एवं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे अन्य एक उदाहरण दिया गया है कि पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखना है और ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेज़ी से हो सके आपको घूम जाना है। तो ऐसा करने पर हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी जो है छलक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलास में जो है असंतुलित बल उत्पन्न होता है। और इसको समझने के लिए प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बनाया जाता है वो हम जान सकते हैं। और अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट को खांचा में कप को रखने से उसे रोकता है। अगला टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है एवं द्रव्यमान क्या होता है? तो अभी तक दिए गए उदाहरणों एवं गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो वस्तु का जो गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो जो वस्तु गति कर रही है वो अपने आप को गतिशील रखना चाहती है और जो वस्तु स्थिर है वो अपने आप को स्थिर रखना चाहती है। तो इस प्रकार का जो गुण होता है वस्तुओं का, यह गुण ही उसका जो है जड़त्व कहलाता है। ठीक है। तो क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। तो उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है। अगर हम उतने ही बल के साथ किसी बड़े पत्थर को किक लगाए तो क्या होता है,
पत्थर पर किक लगाए तो वह हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। तो इसका अर्थात क्या हुआ कि वस्तु का जो जड़त्व किस पे निर्भर करता है कि जितना उसका द्रव्यमान अधिक होगा, क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा। यहाँ देखिए बताएं क्रियाकलाप 9.2 में हमने देखा था, तो क्या बताया गया है कि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे प्रयोग में बताया गया है कि 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं, तो 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी क्रिया को करने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। और एक ठेला गाड़ी, अन्य उदाहरण में दिया कि एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितनी बल की आवश्यकता होती है, क्या उतने ही बल में हम किसी रेलगाड़ी पर को खींच सकते हैं। तो यदि किसी रेलगाड़ी पर बल लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जो जड़त्व है ठेला गाड़ी से अधिक है। तो इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए यहाँ बताया गया है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। यानी कि द्रव्यमान जो है वह जड़त्व का मापन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल दिए गए, ये सवाल करना है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, इसके बाद सवाल नंबर है 3, 4, ये चारों सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, गति, अगला टॉपिक है हमारा गति का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि गति का प्रथम नियम क्या बताता था कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात कि वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। तो अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। तो आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। और टेबल टेनिस खेलने के दौरान, यहाँ उदाहरण दिया गया कि टेबल टेनिस जब हम खेलते हैं तो उस दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तब क्या होता है, तो वह घायल नहीं होता है, अर्थात कि गेंद की जो गति होती है वह बहुत ही धीमी होती है और गेंद बहुत हल्का होता है, तो उस वजह से किसी को कुछ भी चोट पहुँचती नहीं है। लेकिन क्या हो, यदि गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद, जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो जो गेंद होता है वह बहुत ही तेज़ी से आता है और किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है, अर्थात कि सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती। ठीक है, अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक के साथ टकरा जाता है तो रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो अर्थात ये हुआ कि जब वस्तु तेज़ी से गति करेगी या गति की अवस्था में होगी तो उसके कारण किसी को भी चोट पहुंच सकती है या किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ बताया गया कि छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे कि गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो क्या होता है यहाँ पे, वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो वह अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, यानी कि जितना अधिक वो गति करेगा उतने अधिक बल की उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वस्तु को द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है और संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि बल, यहाँ पे बताया गया है कि द्रव्यमान और वेग इन दोनों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे हम कहते हैं संवेग। ठीक है, तो संवेग को हम कैसे दर्शाते हैं, तो संवेग नाम की राशि को न्यूटन ने संवेग को p के द्वारा दर्शाया और द्रव्यमान उसके अंदर m है और वेग जो है v है,
यानी उसका दोनों को गुणनफल से उसे परिभाषित किया। तो संवेग अर्थात क्या हुआ, द्रव्यमान गुना उसका वेग। तो यहाँ पे m बराबर जो है द्रव्यमान होता है और v बराबर होता है वेग और p बराबर होता है संवेग। अर्थात क्या हुआ यहाँ पे कि संवेग के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की दिशा होती है। जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में उसकी गति होगी। संवेग का SI मात्रक जो है वो क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये उसका SI मात्रक है, आपको याद रखना है, बराबर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया अगला, क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जब खराब बैटरी वाली एक कार सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है तो उसे इंजन स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। गाड़ी कभी बंद पड़ जाती है उसको धक्का मारना पड़ता है, तो अगर उसे हम 1 मीटर प्रति सेकंड की गति देंगे तो क्या होगा, उतना जो गति है ये 1 मीटर प्रति सेकंड इतना जो गति है वह उसको स्टार्ट करने के लिए जो है पर्याप्त होता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि लगातार जब धक्का देते हैं तो कार गति पर आ जाती है और इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाले बल की उसकी समय दर पर निर्भर करती है, यानी कि बल उस समय की दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि गति का जो द्वितीय नियम है यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है, ठीक है। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे कि जो क्या होता है यहाँ पे, चालू ही नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो इसके अंदर बताया गया है कि हम संवेग को कैसे गिनेंगे, उसके बाद हम द्रव्यमान और वेग को किस प्रकार से गिनती करेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं और कुछ इसके सूत्र दिए गए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको मानना है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग में सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु के वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः क्या होगा, p1 बराबर mu और p2 बराबर mv होगा। तो m क्या है, उसका द्रव्यमान और u क्या है, प्रारंभिक वेग। यहाँ पे संवेग 2 क्या है, द्रव्यमान और उसका अंतिम वेग, ठीक है। तो संवेग में क्या परिवर्तन हुआ, तो यहाँ देखिए जो संवेग में परिवर्तन हुआ सबसे पहला क्या हुआ, संवेग 2 माइनस संवेग 1, उसके या तो लिख सकते हैं हम उसको mv माइनस mu, ठीक है। तो यहाँ m कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया v माइनस u। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंतिम में जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसको हम कैसे मापेंगे, तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, m गुना v माइनस u अपॉन में जो है यहाँ पे t आ जाएगा। तो इस प्रकार ये संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला बनेगा। अगला होगा उस पर लगाए जाने वाला बल। तो बल को F के द्वारा दर्शाया जाता है, F मतलब होता है फोर्स। तो बल को कैसे बताएंगे, तो उसका भी सेम फॉर्मूला आएगा क्योंकि जो संवेग की में परिवर्तन की दर होती है वही कहलाता है बल। तो उसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, वही m गुना v माइनस u और नीचे आएगा t आएगा बटे में, t मतलब उसका समय। तो F का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि बल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो F यानी कि m जो है उसकी क्या है, दूरी है। तो दूरी को यहाँ पे मापा जाता है किलोमीटर में, तो मीटर की जगह किलोमीटर आ गया। यहाँ पे जो अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक उसका वेग है और ये उसका समय दर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k m और ये v माइनस u अपॉन t, तो ये क्या होता है, इसके त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है a। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो बनता है वो होता है यहाँ पे km इंटू ए। तो ये तुम्हारा सूत्र बन गया km इंटू ए।
ठीक है, K इंटू एम इंटू ए, अर्थात कि K गुणा एम गुणा ए। तो यहाँ पे बताया गया है कि परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है और K एक आनुपातिक स्थिरांक है। तो द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः किलोग्राम और मीटर जो है मीटर क्या बोला जाता है इसको, मीटर गुणा सेकेंड और बटे 2। ठीक है, ये किसका SI मात्रक है, द्रव्यमान एवं त्वरण। द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का है मीटर गुणा सेकेंड बटे 2। तो हम बल का एक मात्रक क्रमशः इस प्रकार से लेते हैं, स्थिरांक K होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जहाँ पे 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान होता है और वह 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर गुणा सेकेंड बटे 2 का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात एक इकाई बल के बराबर 1 ग्राम गुणा 1 मीटर गुणा सेकेंड बटे 2। इस प्रकार K का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ समीकरण में बताया गया है जिस प्रकार से, तो F का हमने सूत्र देखा था, K तो स्थिरांक था, तो क्या आ गया, F बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, सूत्र क्या बन गया, यहाँ पे F बल बराबर m इंटू ए। तो इसके लिए यहाँ पे दूसरा एक भी बताया गया है कि बल का जो SI मात्रक है, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड बटे 2, और इसे न्यूटन आइजैक के न्यूटन के नाम पर रखा गया है। इसे n के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, n के द्वारा भी दर्शाया जाता है। और गति के द्वितीय नियम से हमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है और बल को उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो गति का जो द्वितीय नियम है इसका हम दैनिक जीवन में प्रायः उपयोग देखते रहते हैं। जैसे कि बताया गया, क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है, यानी कि इस प्रकार के क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर को कम हो जाती है और इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। तो अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में जो शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए, क्योंकि जो गेंद का वेग है वो बहुत अधिक है, इसलिए खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकता है। ऊंची कूद वाले मैदानों में खिलाड़ियों को कुशन या बालों पर कूदना होता है। ऐसे खिलाड़ियों की छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी इस स्थिति में क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। तो सोचो कि कैसे कराटे के एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। बराबर हो गया, हाँ ऊपर आ गए। आगे हम देखेंगे स्वाध्याय। ठीक है, आगे के जो टॉपिक है वो कट है, वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्रश्न करने वो मैं टिक करा देता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो पहला है, इसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, इसके बाद फिर चौथा है। ठीक है, अगला ये वाले टॉपिक आपको नहीं करने, ये भी नहीं करना है। इसके बाद 7वां भी नहीं करना है, 8वां नहीं करना है, 9वां करना है आपको। इसके बाद है 10वां नहीं करना है, 11वां भी नहीं करना है, 12वां भी नहीं करना है। इसके बाद है 13वां भी कट है, 14वां भी कट है, इसके बाद 15वां भी कट है, 16वां भी कट है, इसके बाद 17वां करना है और इसके बाद 18वां भी कट है। तो इतने सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, थैंक यू।